अगर भारत सच में लोकतंत्र है तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग सुरक्षा क्यों जरूरी है? अंबेडकर ने यह सवाल सिर्फ उठाया नहीं, उसका जवाब संविधान में लिख दिया। नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बहुत ही अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। जी ये 1947 का एक ड्राफ्ट संविधान है जो उन्होंने संविधान सभा को सौंपा था। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी एक समीक्षा है, और ये समीक्षा इसके कुछ बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों को सामने लाती है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं विचारों को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की वकालत की। जी हाँ। उनका साफ मानना था कि भाई लोकतंत्र में बहुमत का शासन तो होता है, लेकिन ये बहुमत की तानाशाही न बन जाए। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं थी। अच्छा। अंबेडकर देख रहे थे कि सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी वो भी अल्पसंख्यकों, खासकर दलितों के खिलाफ काम करता है। तो उन्हें ऐसे अधिकारों की जरूरत थी जो उन्हें बहुसंख्यक समाज के संभावित दबदबे और पूर्वाग्रहों से ठोस सुरक्षा दे सकें, सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में। सही। और यहीं पे उनका एक और बड़ा विचार सामने आता है जो शायद थोड़ा कम चर्चित है, राज्य समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म का प्रस्ताव। हाँ हाँ। ये सिर्फ राजनीतिक अधिकारों से तो आगे की बात थी, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर का मानना था कि सच्ची समानता वो सिर्फ राजनीतिक अधिकारों से नहीं आ सकती जब तक कि ये आर्थिक असमानता बनी हुई है। अच्छा। इसलिए उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो अपने हर नागरिक को बुनियादी जरूरतें जैसे रोजगार है, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इन सब की गारंटी दे। गारंटी राज्य की तरफ से? हाँ, राज्य की तरफ से। ये एक तरह का आप कह सकते हैं व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच था जिसे राज्य को लागू करना था। यानी राज्य की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि नागरिकों की आर्थिक भलाई वो सुनिश्चित करना भी उसका कर्तव्य था। बिल्कुल। और इसे हासिल करने के लिए अंबेडकर ने उस समय की दो प्रमुख शक्तियों पर कह सकते हैं निशाना साधा। कौन सी दो शक्तियां? एक तरफ तो पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण और दूसरी तरफ जिसे स्रोत में ब्राह्मणवादी सत्ता कहा गया है। ब्राह्मणवादी सत्ता, इसको थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, इसे समझने के लिए ब्राह्मणवादी सत्ता से उनका मतलब सिर्फ ब्राह्मण जाति से नहीं था, बल्कि उस पूरे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से था जो जाति पर आधारित ऊंच नीच को मजबूत करती थी। अच्छा। और जो संसाधन, ज्ञान और सत्ता इन पर कुछ खास वर्गों का नियंत्रण बनाए रखती थी। तो वो इन दोनों को पूंजीवाद और ये जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, इनको आपस में जुड़ा हुआ मानते थे कि ये मिलकर असमानता को और गहरा करते हैं। हाँ, उनका विश्लेषण बिल्कुल यही था कि आर्थिक शोषण और सामाजिक दमन ये एक दूसरे को बल देते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास पहले से सामाजिक पूंजी थी, यानी ऊंची जाति होने का लाभ वगैरह, उनके लिए आर्थिक शक्ति जमा करना आसान था। सही बात है। जबकि निचली जातियों के लिए ये रास्ते आप समझ सकती हैं लगभग बंद थे। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी कदम सुझाया, और वो था जमीन और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। ये तो उस समय के हिसाब से काफी रैडिकल विचार रहा होगा। हाँ, निश्चित रूप से बहुत रैडिकल। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो खेती की जमीन है वो राज्य की संपत्ति हो और उसे सहकारी समूहों द्वारा जोता जाए। अच्छा, सहकारी समूह। हाँ, और साथ ही जो बड़े और बुनियादी उद्योग हैं उन्हें भी राज्य के नियंत्रण में लाया जाए। तो लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य सीधा था, आर्थिक शक्ति को कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में केंद्रित होने से रोकना। वो मानते थे कि जब तक जमीन और पूंजी पर कुछ लोगों का कब्जा रहेगा तब तक सामाजिक न्याय वो मुमकिन नहीं है, खासकर उन समुदायों के लिए जो सदियों से वंचित रखे गए हैं। तो अगर हम इन सब विचारों को एक साथ रखकर देखें, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, राज्य समाजवाद, पूंजीवाद और ब्राह्मणवादी सत्ता की आलोचना, और फिर ये राष्ट्रीयकरण, तो अंबेडकर के लिए एक आदर्श राज्य का मतलब क्या निकल कर आता है? देखिए, उनके लिए राज्य सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली औजार था, एक टूल था। एक औजार। हाँ,
राज्य का मुख्य कर्तव्य सिर्फ शासन चलाना नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से मतलब एक्टिवली हस्तक्षेप करके सामाजिक न्याय को स्थापित करना था और उसे बनाए रखना था। ये सुनिश्चित करना था कि विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे, कोई भी समुदाय पीछे ना छूटे। और जैसा कि हमारा स्रोत भी इशारा करता है, ये विचार आज भी मतलब उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। हम आज भी समाज में धार्मिक, जातीय, आर्थिक आधार पर गहरे विभाजन और शोषण देखते तो हैं ही। सही कहा, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये दस्तावेज हमें बार बार याद दिलाता है कि राज्य की भूमिका कितनी अहम है। क्या है वो भूमिका? सवाल ये है कि क्या राज्य सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने और यथास्थिति यानी स्टेटस को की रक्षा करने तक सीमित है, या फिर उसकी जिम्मेदारी समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने और सबको समान अवसर देने की भी है? अंबेडकर का जवाब तो बिल्कुल साफ था इस पर। उनका मानना था कि राज्य की असली परीक्षा इसी बात से होती है कि वो अपने सबसे वंचित नागरिकों के लिए क्या करता है। तो हमने देखा कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज महज एक कानूनी दस्तावेज का ड्राफ्ट नहीं था। नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। ये भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित एक कह सकते हैं वैकल्पिक भविष्य का नक्शा पेश करता था। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी दृष्टिकोण। बिल्कुल। और ये हमें आज सोचने पर मजबूर करता है कि अंबेडकर ने राज्य के लिए जो सक्रिय और न्याय केंद्रित भूमिका तय की थी, क्या आज का राज्य, क्या वो उस भूमिका को निभा रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक विकास और व्यवस्था बनाए रखने की दौड़ में सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य था वो कहीं पीछे छूट गया है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।